नमस्कार दोस्तों। करीब 1.5-2 महीने पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। मतलब कि ये अब ना तो कोई कंपनी इसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल कर पाएगी, ना ही कोई दुकानदार, सब्जी वाला, छोटे बड़े व्यापारी इसको पैकिंग या डिलीवरी के लिए यूज़ कर पाएंगे। भारत सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों में काफ़ी निराशा है। खासकर ये निराशा व्यापारियों में देखी जा रही है। वो सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 50-60 सालों से जिस चीज पर इतना निर्भर हो गए हैं, अचानक से उसको कैसे बंद कर दें। इनफैक्ट अगर आप अपने घर में ही 4 लोगों से पूछोगे तो सबके रिएक्शन अलग अलग आएंगे। क्लियरली यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है। लोगों को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्या मकसद है इसको बैन करने का और इससे एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। Government has banned 19 single-use plastic products starting the 1st of July. ये कहने की जरूरत नहीं रह गई है कि प्लास्टिक भारत की मिट्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। But there are multiple questions. Is India ready for this ban? And will the extra expense be passed on to consumers, adding to inflation? हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से लग ही रहा होगा दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी वो प्लास्टिक जिसे एक ही बार यूज किया जाता है, उसके बाद उसे फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली, नमकीन बिस्किट वगैरह के पैकेट्स, पानी और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, शैम्पू और डिटर्जेंट की बॉटल्स, फेस मास्क, चाय और कॉफी पीने वाले थर्मोकोल के कप्स वगैरह। इसमें सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई थी पॉलीइथिलीन की, जिसे आम भाषा में पॉलीथीन कहा जाता है दोस्तों। वैसे इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियली इसकी डिस्कवरी नॉर्थविच इंग्लैंड की इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज यानी ICI के साइंटिस्ट्स एरिक फॉसेट और रेजिनाल्ड गिब्सन ने की थी। ये लोग अपनी लैब में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पर कुछ रिसर्च करने लग रहे थे और 27 मार्च 1933 के दिन जब ये लोग इथिलीन पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उनकी वेसल में से कुछ व्हाइट वैक्स जैसा लिक्विड लीक होने लगा। इन्होंने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए और पाया कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं हो रहा, इसमें वाटर भी पास नहीं हो रहा। उनको लगा कि इसमें काफी पोटेंशियल है। उसके बाद भी ICI को करीब 5 साल लगे इसे इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने में। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ब्रिटेन के लिए पॉलीथीन की डिस्कवरी एक वरदान से कम नहीं थी। उन्हीं दिनों वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने लग रहा था और ब्रिटेन ने पॉलीथीन को एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया अपनी रडार केबल्स बिछाने में, जिसे उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स में काफी मदद मिली। उसके बाद इसके लो कॉस्ट और ह्यूज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की वजह से ऑलमोस्ट हर जगह इसका यूज बढ़ता ही चला गया। 1965 में स्वीडिश कंपनी सेलोप्लास्ट ने एक 1 पीस पॉलीथीन शॉपिंग बैग बनाया। उस शॉपिंग बैग पर उन्होंने पेटेंट लिया और उसके बाद उसको पूरे यूरोप में स्प्रेड किया। फिर 1980 के दशक में यूरोप के बाद अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट में भी ऑलमोस्ट हर जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज होने लगा। जहां एक तरफ इसका यूज बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इससे रिलेटेड कचरे का ढेर भी बढ़ता जा रहा था। पर किसी ने इस प्रॉब्लम की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बट प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है दोस्तों, इसका अंदाजा तब लगा जब एक रेसिंग बोट कैप्टन चार्ल्स जे मूरे, जो कि हवाई से कैलिफोर्निया जा रहे थे अपनी टीम के साथ, उन्होंने कई किलोमीटर लंबा प्लास्टिक वेस्ट नोटिस किया जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में तैर रहा था। इसी कचरे की ढेर को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। ऐसे ही कचरे का ढेर साउथ पैसिफिक ओशियन में और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भी है दोस्तों। रिसर्चर्स की माने तो इसमें से कुछ प्लास्टिक्स का सामान 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये तो हुई बात इसकी हिस्ट्री की। आइए अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर हर रोज इतना कचरा जनरेट हो रहा है, तो प्लास्टिक के ही वेस्ट में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अधिकतर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो कचरा है जिसको प्रकृति में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवी छोटे घुलनशील पदार्थों में नहीं तोड़ पाते, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। इसलिए ये कचरा कई सालों तक धरती पे जीवों का तो बना रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसको नहीं तोड़ पाते? दोस्तों इसका जवाब इसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में छुपा है।
घर में यूज होने वाली ज्यादातर प्लास्टिक सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, जो कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोयले की रिफाइनिंग के प्रोसेस के समय बनती है। जैसे क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के टाइम पे नेफ्था नाम का एक कंपाउंड निकलता है, वैसे ही नेचुरल गैस से इथेन और प्रोपेन कंपाउंड्स निकलते हैं, जिससे अल्टीमेटली इथिलीन और प्रोपाइलिन बनता है, जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलिन बन जाता है, जिससे पन्नी, पैकेजिंग फिल्म, गार्बेज बैग, खिलौने, बोतल वगैरह ये सब सामान बनाया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रसायन विशेषज्ञ केनेथ पीटर्स ने बताया, ये पॉलीमर्स वो कंपाउंड्स नहीं जो प्रकृति खुद बनाती है या पृथ्वी पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके बारे में पहले से पता हो। इनफैक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेड़ पौधे की पत्तियों को या खाने को घुलनशील पदार्थों में तोड़ते हैं, उन्होंने इस तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कभी देखे ही नहीं जो पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीस्टाइरीन में होते हैं, जिसकी वजह से वो इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते और ये प्लास्टिक हजारों साल तक ऐसे ही पड़ी रहती है। कल्पना कीजिए कि यदि आपके घर में डस्टबिन में हर रोज कूड़ा डाला जा रहा है, लेकिन उसको खाली करने वाली सर्विस काम नहीं कर रही, तो सोचिए कुछ ही दिनों में आपके घर का क्या हाल होगा। यही हाल इस समय हमारी पृथ्वी का हो रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते तो इस कचरे का क्या किया जाता है। एक्चुअली काफ़ी जगह इस कचरे को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है दोस्तों कि जब प्लास्टिक को जलाते हैं ना, तो इसमें से कई टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे डाइऑक्सिन्स, फ्यूरेन, मरकरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये हार्मफुल कंपाउंड्स हमारी फसलों और नदियों में जाकर मिलते हैं और इवेंचुअली हमारे खाने और शरीर में एंटर कर जाते हैं, जिससे कई प्रकार की एलर्जीज, आंखों में जलन, सांस की तकलीफ, अस्थमा, थायराइड इम्बैलेंस, फर्टिलिटी इश्यूज और इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। कई शहरों में तो दोस्तों इस प्लास्टिक वेस्ट को लैंडफिल्स में भी डाला जाता है। लैंडफिल्स का मतलब इसमें जमीन के अंदर एक गहरा गड्ढा किया जाता है और इस प्लास्टिक वेस्ट को उसमें डाल देते हैं। उसके बाद इस कचरे के ऊपर मिट्टी डालते हैं ताकि ये आसपास के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए। मगर दोस्तों, जब बारिश होती है और बारिश का पानी जब मिट्टी से होता हुआ इस कचरे से गुजरकर ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है, तब तक इसमें कई खतरनाक माइक्रो पार्टिकल्स मिल चुके होते हैं, जो नदियां, हैंडपंप और पानी को पोल्यूट करते हैं, और यही पोल्यूटेड वाटर फिर आपके और हमारे घरों में आता है और हमारी बॉडी में घुस जाता है। दोस्तों, आपके पास तो फिर भी एक ऑप्शन है कि चलो हम पानी को फिल्टर करके पी सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक वो पार्टिकल्स फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन अब इमेजिन करो, कुछ जानवरों का तो घर ही पानी है जिससे वो फिल्टर भी नहीं कर सकते, ना ही वो उसको छोड़ के जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, जिन्होंने बेचारों ने कोई गलती नहीं की और जो हमारी गलतियों की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। कुछ महीने पहले फिलीपींस में एक बहुत ही बड़ी डेड व्हेल निकली थी, जिसके पेट से करीब 40 किलोग्राम प्लास्टिक निकली थी। जस्ट इमेजिन। आइए अब कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया की माइंड्रू फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने वाला देश है, जो कि सालाना 5.5 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 300 कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन करती हैं, जिनमें से सिर्फ 3 कंपनियां ही अकेले 16% सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिम्मेदार है। इनमें पहले नंबर पर आती है एक्सॉन मोबाइल और दूसरे पर आती है डो, जो कि अमेरिका की कंपनियां हैं। वहीं तीसरे नंबर पर आती है सिनोपेक, जो कि चाइना की कंपनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इन कंपनियों के ग्रोथ टारगेट्स की अगर हम बात करें तो इनके हिसाब से अगले 5 सालों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन 30% तक और बढ़ने का अनुमान है। यूनाइटेड नेशंस की माने तो दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतल्स खरीदी जाती हैं दोस्तों, जबकि 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है। क्योंकि प्लास्टिक के बने आधे से ज्यादा प्रोडक्ट सिंगल यूज के लिए होते हैं, तो इस कारण से धरती पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। यूएन के एक एस्टिमेशन के हिसाब से हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। ये कचरा नदियों के माध्यम से समुद्रों और ओशियंस में जाके मिलता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तेजी से समुद्रों में प्लास्टिक कचरा फैल रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक के इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए दोस्तों, कई देशों ने तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले से ही बैन लगाया हुआ है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, 2002 में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाया। अब तक करीब 80 देश सिंगल यूज प्लास्टिक पर फुल या पार्शियल बैन लगा चुके हैं,
जिसमें से 30 से ज़्यादा देश तो अकेले अफ्रीका पर ही हैं, जैसे युगांडा, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, रुवांडा और कीनिया। इनके अलावा चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा चुके हैं दोस्तों। अमेरिका में भी कुछ 7-8 स्टेट्स हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पर बैन लगाया है, लेकिन जितना वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी तुलना में ये बैन एक्चुअली कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, फिलहाल भारत की बात करते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक पर बैन फर्स्ट टाइम लगा है। इनफैक्ट भारत में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को बनाने, बेचने और स्टोर करने पर बैन है। एक्चुअली 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पर भी बैन लगा था और अब सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगा है और आने वाले 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक वाली कैटेगरी पर भी बैन लगेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्लास्टिक थिकनेस ज़्यादा होती है तो क्या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल कम होती है? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उतनी ही हार्मफुल होती है, वो उन्हीं कंपाउंड से बनी है और वो उन्हीं कंपाउंड्स को रिलीज करती है, लेकिन उसके रीयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा थिकनेस होगी तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो थोड़ा ज़्यादा बार रीयूज हो सकती है। बहरहाल जिन 19 आइटम्स पर बैन लगा है उनके नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के पीछे लगी प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की स्टिक्स, थर्मोकोल से बने कंपाउंड्स, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फॉर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे को रैप या पैक करने वाली जो फिल्म होती है वो, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट्स, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर और स्टिरर। यहाँ आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि सरकार ने यही आइटम्स क्यों चूज किए। इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों कि फर्स्ट फेज में उन आइटम्स को सिलेक्ट किया गया है जिन्हें कलेक्ट करना मुश्किल है, जिन्हें आपका कबाड़ी वाला या कूड़े वाला भी नहीं उठाता क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत ही लो वैल्यू आइटम्स हैं, इसको बेच के मेरे को क्या ही मिलेगा। और क्योंकि ये पिक नहीं होता तो ये रिसाइकल प्लांट तक भी नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसके इस्तेमाल करने पर ही पूरी तरह बैन लगा दिया है। बहरहाल इस बैन को लागू करने के लिए सरकार ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हैं। मसलन जिन चीज़ों पर रोक लगी है अगर उनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, इनफैक्ट सज़ा तक भी हो सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि घर से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो 500 रुपीज़ तक का फाइन लगेगा। वहीं अगर कोई कंपनी कचरा फैलाती है तो उसको 5000 रुपीज़ तक का फाइन लगेगा। और यही नहीं, कुछ केसेस में तो जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, पर क्या इतना काफ़ी है? एनवायरमेंटल ग्रुप टॉक्सिक लिंक्स के सतीश सिन्हा कहते हैं कि पूरे प्लास्टिक वेस्ट में बैन होने वाले आइटम्स का कंट्रीब्यूशन केवल 5% ही है। बाकी 95% कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली पैकेजिंग इंडस्ट्री का है, जिसमें टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम से लेकर चिप्स के पैकेट्स, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, दूसरे पैकेज फूड आइटम्स आते हैं। एक्चुअली देखा जाए दोस्तों तो इन आइटम्स पर बैन लगना चाहिए था, पर अभी तक भी दोस्तों ऐसा कोई अल्टरनेटिव हमें मिला नहीं है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके। अब हर जगह पेपर बैग्स का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो रोबस्ट नहीं होते, वाटरप्रूफ नहीं होते, उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। बहरहाल ये कहना तो बहुत जल्दी होगा कि सरकार का ये स्टेप कितना सक्सेस होगा, मगर कहीं से तो शुरुआत करनी थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मगर क्या इससे हर कोई खुश है? वेल, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का 98% बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सिको, डाबर, कोका कोला, अमूल, पार्ले, ई कॉमर्स कंपनियां, वेयर हाउसिंग हब, बेसिकली जहां पर भी पैकेज रिलेटेड काम होता है वहां पे यूज किया जाता है। अब इसमें या तो कंपनियां अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में इसका यूज करती हैं। अब अगर इस पर बैन लग जाता है तो इन कंपनियों के बिजनेस पर डेफिनेटली काफी असर पड़ने वाला है। हालांकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई थी अभी, जिसमें वो कह रहे थे कि एफएमसीजी कंपनियों को तो कुछ खास फर्क इस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ को पेपर स्ट्रॉ से रिप्लेस कर रही हैं। लेकिन अगर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स या पैकेज्ड बेवरेजेस पर फ्यूचर में बैन लगा तब डेफिनेटली इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ने वाला है। हालांकि एमएसएमई कंपनीज जो कि प्लास्टिक प्रोडक्शन या हेल्थ एंड फूड सेक्टर में काम करती हैं, उन पर इस बैन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। दोस्तों भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जीडीपी का 33% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है और करीब 88,000 एमएसएमईज सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में काम कर रही हैं और ये यूएस, कनाडा, यूके, यूएई समेत काफी देशों को एक्सपोर्ट भी करती हैं।
इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार दोस्तों 2021-22 में भारत ने 832 मिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को एक्सपोर्ट किया, जो कि 2020-21 की तुलना में 53% ज्यादा था। यानी आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जहां इतने लोगों की जॉब्स और लाइफ दांव पर है और जहां पे इन बिजनेसेस पर इतना इम्पैक्ट हो रहा है, वहां पे इस तरह का बैन लगाना कितना सही होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि इससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ सकता है, क्योंकि हर जगह प्लास्टिक को रिप्लेस करके पेपर यूज करने की बात हो रही है, स्पेशली वहां पर जहां प्लास्टिक जितनी वाटर प्रूफिंग और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहरहाल मेरा ये मानना है दोस्तों, बिजनेसेस और जॉब्स तो तब करेंगे जब जिंदा रहेंगे। बैन लगाना तो सही स्टेप है ही, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट एमएसएमई पर होने वाले इम्पैक्ट को थोड़ा कम करने में सपोर्ट जरूर करे, चाहे वो सब्सिडी देकर, चाहे वो टैक्स कम करके, चाहे वो फंडिंग देकर। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसमें आपको और हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए आप और हम RRR टेक्निक का यूज कर सकते हैं, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसके कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। कम से कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करें। जब भी शॉपिंग करने जाएं तब घर से जूट या कपड़े के बैग्स लेकर जाएं। बॉटल वाटर का यूज ना करें। पानी के लिए हमेशा स्टील की बॉटल्स यूज करें। जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करते वक्त कभी कटलेरी ना मंगवाएं। बिस्किट नमकीन अपने पास वाली बेकरी की शॉप से खरीदकर स्टील या कांच के डिब्बों में स्टोर करें। पुराने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को फेंकने के बजाय उन्हें हमेशा एक्सचेंज ऑफर में नए आइटम से बदलें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ट्राई करें उसे छोड़ने का। ये आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सिगरेट्स में प्लास्टिक फिल्टर लगा होता है जो कि रिसाइकल प्लांट तक एक्चुअली पहुंच ही नहीं पाता। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिस्टिक चीजें भी बना सकते हैं और उसको आप घर की सजावट में यूज कर सकते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट टिप, प्लास्टिक के वेस्ट को अच्छे से सेग्रीगेट करें बाकी वेस्ट से, जिसे वो सही तरीके से रिसाइकल प्लांट तक पहुंच सके। तो दोस्तों याद रखें, हमारी पृथ्वी पहले ही मनुष्य के बोझ से त्रस्त है, उस पर कचरे का बोझ और लादना जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए आप और हम मिलकर अपने स्तर पर उठाए गए छोटे छोटे कदमों से एक बार फिर से अपनी पृथ्वी को हरा भरा और साफ बना दें। जब वी थॉट के पहले एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।